एंट्रेंस टेस्ट था एनडेस के लिए, मास्टर डिज़ाइन के लिए, आईआईटी दिल्ली के। तो उसमें एक क्वेश्चन यही पूछा था कि भई वो मेरी बिल्ली जो है वो शॉर्ट साइकिड हो गई है, तो वो उसको चूहे पकड़ने में दिक्कत हो रही है। Why IIT decided to start a design department in very first place? अगर किसी बच्चे के आईआईटी में अच्छे मार्क्स नहीं आए और आईआईटी में वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है और इंजीनियरिंग में लेट्स से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत छोटा रेशियो है। क्या उसके लिए डिज़ाइन में जाना अच्छा विकल्प है अगर वो आईआईटी में ही पढ़ना चाहता है? Hi Lalit sir, thank you so much for joining. We were very excited and thrilled जब से हमें पता चला कि आपके साथ हमारा डिस्कशन होना है। हमारे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछता हूँ, कैसे हैं आप? और आज आपका दिन कैसा गया? मैं अच्छी तरह से हूँ और काफ़ी बिज़ी रहा क्योंकि महिंद्रा यूनिवर्सिटी के कुछ इंटरव्यूज़ होने थे, तो उसमें लगे रहे। बट ठीक है, लाइफ़ एक्साइटिंग है। देयर इज़ सो मच टू डू, सो मच टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। यस। सो दैट्स हाउ इट इज़। सो मैं अब आपको थोड़ा शार्प पेंसिल के बारे में बताता हूँ। दैट माय नेम इज़ निशांत सर एंड इन शार्प पेंसिल दीज़ आर स्टूडेंट्स फ्रॉम पैन इंडिया। बहुत अलग-अलग जगह से बच्चे आते हैं। दीज़ आर करंटली स्टडीइंग इन क्लास 11th, 12th, बहुत सारे 10th में भी हैं। ये वो बच्चे हैं सर जिनको ना थोड़ा पैशन है, थोड़ा डेडिकेशन है कि हमें डिज़ाइन में जाना है। To create a mindset, to create preparation, obviously cracking the entrance exam also is a part. But to उससे भी ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको एक राइट माइंडसेट दें। टू गिव देम अ सॉइल जो कि उनको नर्चर करता है। आईआईटी को बेस बना के शुरू करते हैं। 1972 में आपको लेके चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन, व्हाई आईआईटी इज सच अ बिग डील? आपने 60 70 से ये चेंजेस होते हुए देखे क्योंकि लोग क्यों आईआईटी के भक्त हैं? पहले आप ये बताओ। देखिए, भागते तो अब हैं, पहले तो नहीं हम लोग भागते थे। हमको एक ही ऑप्शन था और एक बहुत वायबल ऑप्शन था। अ, अगर आप स्टडीज़ में कुछ ठीक-ठाक हैं या थोड़ा-सा अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं और कुछ करने की चाह है, तो फिर ये होता था कि भई इंजीनियर बना जाए। एंड उस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते थे वो सब सेल्फ स्टडी बेस्ड रहते थे। अ, हमने तो देखिए 64 में एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो उस समय तो ओटा-वोटा नहीं होता था। और ऐसे मारा-मारी भी नहीं होती थी और पेरेंट्स का भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता था। हाँ, तैयारी करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, तैयारी करते थे बिकॉज़ आई रिमेंबर अम, हमारे सिलेबस में कैलकुलस नहीं था स्कूल के सिलेबस में, मगर मैंने कैलकुलस भी प्रिपेयर किया था बिकॉज़ आई वाज़ टोल्ड कि इट इज़ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। तो यही है कि भई आईआईटी में घुस गए बट आईआईटी की जर्नी बहुत अच्छी रही। मैं तो सोचता हूँ कि भई इफ आई एम useful for my students, it is because I have an IIT background. करेक्ट, करेक्ट। सर बहुत अच्छा आपने पर्सपेक्टिव दिया। इसी से लिंक में एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाई आईआईटी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ डिजाइन डिपार्टमेंट इन वेरी फर्स्ट प्लेस? जो इंस्टीट्यूशन इतना टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है, वहाँ डिजाइन की जरूरत ही क्यों है? और व्हाई नॉट एनी अदर स्ट्रीम? देखिए ऐसा है, आईआईटीज़ में जो प्रोफेसर्स आते थे ना, they were all taught abroad. They had lived abroad. They had seen what was development about, and they could see the relevance of design in Europe and USA. करेक्ट। तो जब मैंने 72 में 71 में हाँ 72 में जॉइन किया, आईआईटी दिल्ली जॉइन किया, and at that time we had a collaborative program with the Royal College of Art ओके। at that time, and there would be designers who would come and work here at IIT Delhi, trying to improve some of the
instrumentations and equipment that were developed within the institute. तो वो इनसाइट थी, मतलब वो फोरसाइट थी, और उसकी वजह से जब उन्होंने डिसाइड किया, जब देखा कि भाई एम्प्लॉयमेंट भी है, और स्पेशली आफ्टर द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी, when the multinationals etc came in, it was more than evident that we have to have design. तो जब ये बन रहा होगा, ये पहली बार जब आइडिया आपके दिमाग में आया होगा कि लेट्स लेट्स पुट डिज़ाइन स्ट्रीम इन आईआईटी, तो उसकी कोई क्रेज़ी स्टोरी आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि कितना चैलेंजिंग रहा, कितना टफ या एफर्टलेस होता है? नहीं नहीं, एफर्टलेस तो नहीं होता। और आईटी सिस्टम में क्या है कि नथिंग इज ए केक वॉक, but nobody also comes in the way. There is a constructive criticism. There are lots of questions. There are lots of doubts. And then it is my responsibility to clear those doubts. Correct. So, प्रपोजल बना के देते थे, और बे इंस्टीट्यूट में भी इंक्लिनेशन था, बे होना चाहिए, बट वन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द राइट पर्सन टू लीड द थिंग, and then one would make a proposal, present it at various forums. There will be plenty of questions. It is circulated to all the departments. There are questions coming from there. It is presented at the Senate, presented at the um, planning board, and so on and so forth. Because you see, starting a program is a long-term commitment. And if it's a long-term commitment, the institute has to think about it. And especially, as you have mentioned, that it is not a design institute. It is a IIT Delhi, Indian Institute of Technology, Delhi. So their prime focus is something else. And so it becomes important for them to see that if there is a complementary knowledge stream that needs to be developed, then it has to be viable. Correct. You can't start a program, take in students, and then find there is no placement. There are no students apply. It was an interesting journey, but it was worthwhile. ऑलराइट सर, तो मैं अब आपको थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक लेके चलता हूँ। मैं इसलिए एक्साइटेड था ललित सर से बात करने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं न कहीं चल रहा था कि आप बहुत खतरनाक बातें करते हो। मैंने आपके बहुत सारे स्पीचेस सुने और मुझे लगा कि आप बहुत इंटरेस्टिंग माइंडसेट है आपका टू हैव अ चैट एंड टू डीप डाइव इंटू क्रिएटिविटी। सो इसी से लिंक्ड मेरा एक क्वेश्चन है दैट, तो जब हम डिज़ाइन के इतिहास में जाते हैं, ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में जब हम जाते हैं या अर्ली सिविलाइजेशंस में भी डिज़ाइन के किस्से क्या हमें मिलते हैं जिससे ट्रेस बैक करके हम डिज़ाइन का टाइमलाइन बेटर समझ सकते हैं? जैसे आयुर्वेदा कैसे आया, उसी तरीके से डिज़ाइन की क्या कहानियाँ हैं जो कि हमें ह्यूमन हाँ, आप बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे, तो मैं तो सोचता हूँ कि डिज़ाइन जो है बहुत डीपली रूटेड रहा है इस कंट्री। मगर जिस तरह से हम डिज़ाइन को उस समय सोचते थे, हाँ, मैं नहीं सोचता कि हम लोग एप्रिशिएट कर पाते हैं, कितना वो लोग डीपली सोचते थे। अभी हम एक पेपर लिख रहे थे अपने कलीग डॉक्टर सुगंध मल्होत्रा के साथ। सो उसमें हम यही चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, द ओरिजिन ऑफ डिज़ाइन डिस्कोर्स इन इंडिया, एंशिएंट इंडिया। तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भई एक चीज़ तो सबने समझी कि भई बिना डिज़ायर के डिज़ाइन नहीं होता। और एक समय था, माइथोलॉजिकली अगर हम लेके चलते हैं, कि कुछ कल्प वृक्ष होते थे, और वो जो कल्प वृक्ष थे, जो आपकी कल्पना होती थी, आपकी डिज़ायर्स जो होती थी, वो फुलफ़िल कर देते थे। फिर क्या हुआ कि वो कल्प वृक्ष जो थे वो सूखने लगे, और उसकी वजह से the desires could no longer be fulfilled through the culprit. Now starts the journey into design.
तो ये मैं माइथोलॉजिकली लेकर के चल रहा हूँ। देखिए इस तरह से वो बिल्ड कर, अब वो कितना सही है, नहीं सही है, वो महत्व नहीं है। महत्व ये है कि किसी ने इस डिस्कोर्स को सोचा कि इट इज़ वर्थ टेलिंग, एंड टुडे या आई एम रिलेटिंग दैट, एंड आई एम रिलेटिंग इट नॉट बिकॉज़ आई हर्ड इट देन but because this is what is handed over to us. So what is very interesting is that डिज़ाइन में 2 एस्पेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। वन इज़ द मटेरियल एस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं ना फॉर्म फॉलोज फंक्शन टाइप, और दूसरा जो होता है वो सिंबॉलिक होता है। उसको हम सिमेंटिक्स, सिमियोटिक्स इसकी बात करते हैं। ये दोनों स्ट्रीम्स जो हैं साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे हैं, और इसीलिए इंडिया में ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अक्सर मेरे दिमाग में ये होता था और मेरे स्टूडेंट्स के भी दिमाग में होता था कि भाई अ, अगर डिज़ाइन में हम लोग इतने अच्छे थे, तो हमने लोकोमोटिव क्यों नहीं बनाया? हमने कार क्यों नहीं बनाई? तो इस चीज़ पर भी हमने देखा और अध्ययन किया कि भाई देखो पर्पस ऑफ डिज़ाइन भी तो इम्पोर्टेंट है ना, और पर्पस जो था वो हमने किसी और तरह से डिफाइन किया, और वो जो पर्पस था वाज़ अल्टीमेटली टू गेट निर्वाणा, मोक्ष, being one with the understanding the self, being one with Raman. तो जब वो हमारा ऑब्जेक्टिव होएगा, then we will not be excavating the earth for energy and metals. So our design intervention was directed in this direction only. So, to sum up for audience and students, हमारे माइथोलॉजी में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जब ऋषि मुनि बैठ के यज्ञ करते हैं और कई बार ईश्वर से चीज़ें माँग रहे हैं, वर्सेस एक स्कूल ऑफ थॉट आ रहा है जब विश्वकर्मा चीज़ें बनाते हैं एंड एक आर्किटेक्चरल फॉर्म्स निकलते हैं वहाँ से। तो जो भी आर्किटेक्ट्स हैं या जो भी लोहे वगैरह में काम करते हैं, वो विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। उनको लगता है कि क्रिएशन के गॉड वही हैं। वर्सेस बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं जो कि फिलॉसफी, माइथोलॉजी के रास्ते से अगर आप जाते हैं, जो कि कल्प वृक्ष की बात सर ने की, तो कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता था माइथोलॉजी के हिसाब से जिसके सामने आप कुछ ऑफरिंग करके कुछ आप मानते हो और वो पूरा कर देता है, ट्री, आपके विशेस को फुलफिल करता है। सो वी आर लिविंग, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड विश्वकर्मा बोथ, amalgamation of both. So design भी आज के डेट में वही, it starts from a idea and philosophy and it transforms into that. Perfect sir, perfect. So इसलिए हमने 2 टेकीज डिफाइन किए, एक विश्वकर्मा किया और एक सरस्वती किया। So these are the 2 ends of design. correct, 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 correct. So one is doing and one is a theory part. हाँ, वन हैज़ टू डू विद सिंबलिज्म। Correct. पोएट्री कर रहे हो तुम, Yes. पोएट्री में तो सिंबलिज्म इम्पोर्टेंट है, पेंटिंग आर्ट में सिंबलिज्म इम्पोर्टेंट है। मगर विश्वकर्मा हम पूजा करते तो वहाँ पर डूल्स की पूजा करते हो। हम सरस्वती की पूजा के वहाँ वंदनाएँ गाते हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। All right sir. So very generic question. डिफाइन डिजाइन फॉर 6 ईयर ओल्ड, ये सबने पूछा है और ये बहुत एक क्वेश्चन है जो कि सबसे पूछा जाता है। मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ। 6 ईयर ओल्ड के लिए तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, ना उसको समझाने की कोशिश की है, और मैं ज़रूरत भी नहीं समझता कि 6 ईयर ओल्ड जो है वो तो डिज़ाइनर है ही। सही बात है, वो तो करते ही रहता है, हमेशा क्रिएट करता है, चाहे इमेजिन में करे, इमेजिनेशन में करे, मगर करता है। तो उसको तो इसलिए तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अगर डिफाइन करूँगा तो मैं उसकी इमेजिनेशन को लिमिट कर दूँगा। और ये एक चीज़ मैंने देखी और समझी ड्यूरिंग माय स्टे एट द रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, कि वो लोग डिज़ाइन को डिफाइन नहीं करते। इंडिया में हम करते रहे हैं।
चाहे वो आईडीसी में हुआ है, चाहे आईटी एनआईटी में हुआ, बट देयर वाज ए डेफिनेट डिजाइन डेफिनेशन ऑफ डिजाइन। बट वो लोग क्यों नहीं करते हैं, इज बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लोर व्हाट कैन बी डिजाइन, एंड द मोमेंट यू डिफाइन इट यू आर लिमिटिंग इट। तो खैर हमें तो करना था, क्योंकि अगर हम हायर एजुकेशन में जाएंगे तो फिर हमको जो भी हमारी समझ है उसके हिसाब से हमको डिजाइन को डिफाइन करना चाहिए। इट कैन बी ऑलवेज ओपन फॉर चेंजेस, बट वी से given my current understanding, this is what I think is this that. Or if I take that um, constraint and is okay, how will I define design? And then I say design is building relationships. तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मगर बहुत जेनरिक चीज कह रहा हूँ कि ये संबंध जोड़ने की बात है, और ये ह्यूमन लेवल की ही नहीं। अगर हम ये चश्मा भी बनाते हैं, so there is a relationship between my eye and my lens here. Beautiful, sir. There is a relationship between the frame and this lens. There's a relationship between my nose and nose support. There is a relationship between the distance between my two eyes and the interocular distance here. There is a relationship between this being fixed to my ear. और एक दफे इंटरेस्टिंगली ये इसका एंट्रेंस टेस्ट था एनडेस के लिए, मास्टर ऑफ डिजाइन के लिए आईआईटी दिल्ली में। तो उसमें एक क्वेश्चन यही पूछा था कि भाई वो मेरी बिल्ली जो है वो शॉर्ट साइटेड हो गई है, तो वो उसको चूहे पकड़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे चश्मा बनाना है, और चश्मा ऐसा बनाना है कि अगर वो कूद करके चूहे को पकड़े तो चश्मा उतरना नहीं चाहिए। So this was an interesting question. And the moment you change the context from human beings to a cat, that challenges the student to think about it. So now you are exploring a new set of relationship. Oh, human beings आपने हटा दिया ना, सही मान और वो हाँ, वो चश्मा जो है एक खाली इंस्पिरेशन रहेगा, ह्यूमन चश्मा जो एक इंस्पिरेशन रहेगा, इट कैन नॉट डिसाइड द फॉर्म। तो बड़ा अच्छा रहता था, इंटरेस्टिंग आइडियाज स्टूडेंट्स देते थे। कितना सुंदर डिफाइन किया सर आपने। मतलब ये जो चूहे बिल्ली के पर्सपेक्टिव से मैं समझाऊं तो 6 साल के 4 साल के बच्चे को भी डिजाइन समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो ऐसे ही इमेजिन करता है चीजों को। इसीलिए तो टॉम एंड जेरी और हम कार्टून्स की कल्चर भी इसीलिए फेमस है, क्योंकि आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना चाहते हैं। आप बिल्ली नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको टॉम से कई बार गुस्सा आता है, कई बार आप टॉम से एम्पैथी करते हैं। ऑलराइट सर, तो आपके टेड टॉक्स पे आते हैं, जिसके बारे में बात करने से मैं थक नहीं रहा था लोगों से। आई एम फैन ऑफ योर टेड टॉक सर। कितनी आसानी से आपने कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझा दिया। टू मेक इट शॉर्ट, इमोशनल डिजाइन, इस पर थोड़ा-सा ध्यान देते हैं, इस पर बात करते हैं। ऑडियंस को पहले ये बताते हैं कि इमोशनल डिजाइन क्या होता है एंड ये कैसे हर किसी में थोड़े-थोड़े मात्रा में। देखिए क्या है, जिसके हम बात कर रहे थे ना, ट्रेडिशन की बात कर रहे थे, और उसमें हम ये एम्फसाइज कर रहे थे कि फंक्शनल डिजाइन और सिमेंटिक्स, सिमियोटिक्स, ये दोनों चीज इंडियन डिजाइन डिस्कोर्स में हमेशा रही है। ये हम हमारे यहाँ क्या हुआ, स्पेशली इन द वेस्टर्न कल्चर, the concept and the importance of semantics and semiotics in design came during the 70s. तभी इसके बारे में डिस्कशन होना शुरू हुआ in the design colleges. It's not that these concepts were not known, they were known, but they were known in the context of literature. But design में नहीं बात करते थे।
इसके मतलब ये भी नहीं है कि वो करते नहीं थे, नहीं करते थे, हम इमोशन डिजाइन करते थे मगर कॉन्शियसली नहीं करते थे। क्योंकि जब हम डिजाइन करेंगे, कोई भी चीज करेंगे, कि दोनों चीजें आएंगी ही। दिस इज हाउ द ह्यूमन माइंड इज स्ट्रक्चर्ड। देयर इज द राइट साइड ऑफ द ब्रेन एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। और अगर आप अपनी महाभारत देखिए या रामायण देखिए, तो उसमें जितने डिस्कोर्सेस होते हैं ना, वो हमेशा ये दोनों वर्जन्स को प्रेजेंट करते हैं। करेक्ट सर। If there is any situation, intricate situation, taxing situation, uh, so we'll explore it from the rational viewpoint and from the emotion. आपके कैरेक्टर्स भी ऐसे ही रहते हैं। होता क्या है कि भाई, ये मैंने टेक टॉक में भी समझाया था कि भाई जब कोई चीज स्टार्ट होती है ना शुरू में, then it is something very functional. But once it becomes part of the culture, once it becomes part of our day-to-day activities, then it must have emotional content in it. It acquires emotional content. आप शर्ट खरीदते हो, तो शर्ट तो एक फंक्शनल आइटम है, बहुत फंक्शनल आइटम है। मगर जब हम दुकान में जाते हैं, तो हम we choose from among 10 different designs. Maybe we go to 2-3 shops also. करेक्ट। What color to choose, what print to choose, what type of a cut, what types of cuff will be there, what types of collars will be there, what type of buttons, all types of things. And they have nothing to do with the functionality. करेक्ट। They only have to do with emotions. सो इमोशन डिजाइन जो है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और किसी चीज से आप इमोशन हटा नहीं सकते, हर एक चीज साथ जुड़ा हुआ है। सर अभी जब आप इसके पहले जब आप एक टॉपिक को समझा रहे थे, तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई और मुझे लगता है कि ये इससे लिंक होके पूछना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये मैंने देखा है, ये खास करके अदर प्रोफेशंस में भी होता है कि जब हम बताते हैं कि डिज़ाइन के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिल्ली को आपको चश्मा पहनाना है, तो कैसे उसको दिखेगी, उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझनी है। हमें तो बहुत क्रिएटिव लगती हैं, डिज़ाइनर्स को बहुत क्रिएटिव लगती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इम्प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाती हैं, इसके बेस पे आप पढ़ाई कैसे करा सकते हो? ये किस किस्म का सवाल है? तो मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे इनको समझाएँ? प्लीज़ आप बताइए कि मैं कैसे। नहीं, वो तो डिजाइनर के काम है, आ, कि इम्प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल बनाना, ये उसका चैलेंज है। और अगर डिजाइनर जो है खाली आ, एक एक क्रिएटिव आइडिया दे करके वहां पर रुक जाता है, तो बात नहीं बनती है। द डिजाइनर हैज टू हैव इनफ कन्विक्शन that what he is proposing or she is proposing is something very meaningful for the society, and so has to be made practical. It has to be implemented. And this has been one of my driving concerns at the IIT Delhi Design Program. We really encourage students to develop prototypes. And this became a strength of IIT Delhi program. हम ये नहीं चाहते थे कि भाई उसकी एस्थेटिक्स, उसका इमोशनल कंटेंट जो है वो डाइल्यूट हो जाए बिकॉज ऑफ आवर डिजायर टू प्रोटोटाइप, which often happens. So we would expect the design to be presented to us at two levels. One is through a CAD model. In the CAD model, the student is presenting the design as they wish it should be like. But then you make a prototype also. And in the process of making prototype, there may be some dilution of that design. But then we have tried out many other aspects like functionality. And trying out those things are important. If I just remained at the sketch level,
then I would not be able to try that out. So I think it's important in design education to embrace this entire domain of imagination and practicality. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, गुरुजी कहते थे that anything is possible. We have to decide what we should make possible. So imagination has no limits. You can imagine, you should imagine. And if you can imagine, and if it is worth doing it, then let's make it practical. And this is what drives the development of science and technology in the West. वो लोग रैंडम नहीं काम कर रहे हैं. They have a vision of the future. And they all are working in that direction. And that is why they are leaders. सर आई थिंक आप एकदम सही व्यक्ति हो ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मैंने तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों से बात की, मेरा अपना भी अनुभव रहा दैट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन स्कूल एजुकेशन सिस्टम सर इन टर्म्स ऑफ नर्चरिंग क्रिएटिविटी, व्हाट इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड इम्प्रूवमेंट्स कैन बी डन जिससे वो क्रिएटिविटी खत्म ना हो. देखिए, कमियां तो हैं खैर एजुकेशन सिस्टम में, और उसका कारण ये था that we were in a great hurry to become a developed country. And so we were pushing our children to go to a level where they can study abroad, qualify abroad. वो कमियां रही, मगर मैं सोचता हूं कि ऐसी भी वो कमियां नहीं थी कि भाई बच्चे जो हैं वो क्रिपल हो जाए. और खास तौर से मैंने देखा अपने डिज़ाइन प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स छोटे शहरों से आते थे, उनमें मैं कोई कमी नहीं देखता था क्रिएटिविटी पे, क्योंकि वो खेलते कूदते थे. वो पेड़ों पर चढ़ते थे, कूदते थे, हाथ से जानवरों के साथ खेलते थे. समस्या होती थी शहर वालों की, खासतौर से बड़े शहर वालों. They were too much under pressure to succeed. तो वो खाली स्कूल की बात नहीं थी. अभी गांव के स्कूल में कौन आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? कोई नहीं डालता था. छोटे शहर के स्कूल्स में भी नहीं डालते थे. तो बड़े शहरों के स्कूल्स में the teacher would be sitting on your head for your performance and so are the parents. तो ये जो लिमिटेशन रहा है, मैं ये नहीं, हाँ ठीक है, आजकल तो क्या है, जब से ये एनसीईआरटी वगैरह आ गया, तो जो बड़े शहरों का प्रेशर था वो करिकुलम में आ गया. ये जरूर हुआ है, बट चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस काफी तेजी से आ रहे हैं. और मॉन्टेसरी एजुकेशन तो हमेशा रही, और मॉन्टेसरी एजुकेशन में तो ये बेसिक प्रिंसिपल रहा है टू कल्टिवेट द चाइल्ड्स क्रिएटिविटी. प्रॉब्लम होती थी वो 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में, वहां पर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो. करेक्ट, करेक्ट. अगर किसी बच्चे के आईआईटी में अच्छे मार्क्स नहीं आए और आईआईटी में वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है और इंजीनियरिंग में लेट्स से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत छोटा रेशियो है, क्या उसके लिए डिजाइन में जाना अच्छा विकल्प है अगर वो आईआईटी में ही पढ़ना चाहता है? देखो क्या है, अब वो डिपेंड करता है. देखो, आईआईटी में नहीं जा पाता है इसके मतलब थोड़ा ना कि वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकता. और या तो आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या डिज़ाइन पढ़ना चाहते हैं. और दूसरा ये है कि भाई इंजीनियरिंग पढ़ के भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और डिज़ाइन पढ़ के भी हम इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 10वीं क्लास तक पीसीएम जो है कंपलसरी है सबके लिए. एंड 10वीं क्लास तक जो कुछ हम साइंस में पढ़ते हैं ना, इज इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल टेक्नोलॉजी फर्दर. अगर प्रॉब्लम है वो हमारी अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो कि मुझे साइंस नहीं अच्छी लगती,
क्योंकि हमको अच्छी नहीं लगती तो इसलिए हमारा दिमाग ही बंद हो जाता है। वो टीचर हमको नहीं अच्छा लगता तो वो जो चीज़ पढ़ाता है वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। सल्यूट्स। हाँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा-सा हमको बच्चों पर प्रेशर कम डालना चाहिए, एक्सपोज़र खूब करना चाहिए। दे शुड स्टडी एवरीथिंग। ये तो सोच में डाल देने वाली बात है सर। इसके ऊपर तो काफ़ी गहन चिंतन किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत बहुत सही पर्सपेक्टिव है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डाइवर्जेंट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और उसको क्या वो स्ट्रीम चेंज करना चाहिए क्योंकि ये मैंने सवाल इसलिए पूछा सर आपसे बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरा जेईई या एआई ट्रिपल ई नहीं हो पाए तो मैं डिज़ाइन कर लूँगा क्योंकि मैं मुझे बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन कॉलेजेस में बच्चे मिलते हैं जो बोलते हैं कि मेरा पहला प्यार कुछ और था, लेकिन डिज़ाइन मेरा दूसरा प्यार था, इसलिए मैं आ गया। सो कि ये वाली बात होती है। हाँ, नहीं सही है वो। भाई देखिए क्या है ना, डिज़ाइन भी तो एक तरह से इंजीनियरिंग है एज़ लॉन्ग एज़ यू आर वर्किंग विद फंक्शनल थिंग, विद मेकिंग थिंग्स फॉर्म फॉलोज़ फंक्शन, तो एक मटेरियल एस्पेक्ट तो है ही। उसके अलावा एक सिमेंटिक एस्पेक्ट भी है। इंजीनियरिंग में वो सिमेंटिक एस्पेक्ट नहीं सिखाता है, ना बात करता है, मगर डिज़ाइन में दोनों एस्पेक्ट्स बात करते हैं। अनलेस आप विजुअल कम्युनिकेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पर सिमेंटिक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ट्रू। अगर जब प्रोडक्ट डिज़ाइन में हैं आप, तो फिर तो अब गेम डिज़ाइन अगर आप कर रहे हैं, तो गेम डिज़ाइन में तो दोनों चीज़ होती है। इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बचपन से ये मैं सुनता आ रहा हूँ सर कि भारत जुगाड़ का देश है और कहीं न कहीं अम, डिज़ाइन की आत्मा में भी जुगाड़ बसा है। लेकिन डिज़ाइन को सीरियस प्रोफ़ेशन की तरह बहुत कम लोग देखते हैं सर, ऐसा क्यों है? देखिए, जुगाड़ जो है, वो क्रिएटिव डिज़ाइन, जुगाड़ में वो क्या कर रहा है, वो एक प्रॉब्लम को समझ रहा है और फिर देखता है कि क्या रिसोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज़ से क्या हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसको हम जुगाड़ कहते हैं। ये एक बहुत हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है और ये जो क्रिएटिविटी का लेवल है, ये फैला हुआ है, मतलब ये आपके कल्चरल इथॉस में है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, मगर हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये जुगाड़ है तो इसको हम आगे नहीं डेवलप कर सकते हैं और इसको रिफाइन नहीं कर सकते, हमको जुगाड़ू ही रहना चाहिए। नहीं, वो पॉइंट नहीं है। अ, मगर जो कैपेबिलिटी है, जो जुगाड़ू है, उसको हमको अच्छा डिज़ाइनर बनाना चाहिए और अच्छे डिज़ाइनर को भी हमको एक थोड़ा-सा जुगाड़ू बनाना चाहिए। करेक्ट सर। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया में इतने लोग हैं, फिर भी डिज़ाइन की अवेयरनेस बहुत कम है, जबकि इतने स तो इसको ये तो हमारा क्या कहेंगे, दुर्भाग्य है। और मेरा तो मैं ये कहता ही रहता हूँ कि भई, क्योंकि हमारा हमारा कल्चर जो था वाज़ बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन थ्रू ह्यूमन हैंड्स। सो all the services were provided uh, by manufacturing it through human hands. करेक्ट। और अगर वो लेके आप चले, then 80% of our population were artisans, craftsmen। ये फैक्ट है लाइफ का। मगर हमने इस चीज को समझा नहीं। हमने जैसे जुगाड़ को एक लो लेवल पर कर दिया, हमने इसी तरह से कारीगर को एक लो लेवल पर डाल दिया। ट्रू सर। और अगर आप यूरोप में देखेंगे तो उनका जो ट्रेडिशनल कारपेंटर था, ग्रेजुएटेड टू अ कैबिनेट मेकर एंड देन अ फर्नीचर डिजाइनर। द टेलर, द मास्टर कटर, मास्टर टेलर graduated to the fashion designer।
तो ये जो चेंजेस आए हैं उन्होंने उसको डेवलप किया। आप जाओगे ना इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर्स में देखो, तो वहाँ पर कोई कारपेंटर मिलेगा, उसका सरनेम किसी का ब्लैकस्मिथ सरनेम है, हुँ? किसी का सैंड सरनेम है। सैंड मतलब वो समुद्र की रेत जो थी वो खाता था और उनको बेचता था, उसका नाम सैंड था। तो उन्होंने सारे जो है एस्पेक्ट्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ द सोसाइटी थे उनको सबको लिफ्ट किया। वहाँ का मार खा हमें, अगर हमारे में कोई कमी है, वो यही है कि हम थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड है। थोड़ा-सा दिल छोटा है और सारा डायलॉग जो है पॉलिटिकल डायलॉग जो है ना पिछले 70 साल में, 75 साल में इसी पर चलता रहता है। तो ये बड़ा दुविधा की बात है, बट जब तक हम अनलेस वी सी द पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। आज ये सवेरे डिस्कशन हो रहा था तो वो कोई बोला कि भाई इंडिया में पॉपुलेशन इज द प्रॉब्लम। आई से पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस दैट हैज बीन मेड एंड देयर इज नो मशीन व्हिच इज मोर एफिशिएंट देन अ ह्यूमन बीइंग। दो रोटी खाता है और सब कुछ काम कर लेता है, सब तरह के काम कर लेता है। It is our attitude towards the human being. It is our attitude towards the population that is the problem. ओके सर, सो आपने 70 साल की बात की, लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स दिस। तो इंडिया डिज़ाइन लैंडस्केप 70 से अब तक कितने मेजर चेंजेस से गुज़रा है भारत में और वो किस तरफ जा रहा है? आपकी क्या राय है? बहुत चेंजेस हुआ ना, पहले तो हमको ये भी देखना चाहिए कि वेस्ट में किधर की तरफ जा रहा है। और अगर हम देखते हैं द वेरियस माइलस्टोन्स इन द डिजाइन डिस्कोर्स, तो अर्ली लेवल में मैं देखता हूँ वो विलियम मॉरिस वगैरह, वेजवुड, so there was concern for the industry and later on when we look at it there was this concern for the consumer but from the viewpoint of the industry कि भाई ऐसा डिजाइन करो जिसे कंज्यूमर खरीदे, खूब खरीदे। वो क्यों खूब खरीदे? क्योंकि वो इंडस्ट्री चलती रहेगी। So in the first phase there was this concern for the industry because we felt that the industry is good. If the industry is flourishing, then there'll be income, then there'll be jobs. So then the cities will have markets, there'll be shops. So the concept of development था वो was possible only if the industry was flourishing. Later on क्या हुआ during the 60s, चार्ल्स एम्स का, रेमंड लोई वगैरह आप देखोगे को एक ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन है कि कंज्यूमर के लिए नहीं है। यू आर नॉट क्रिएटिंग थिंग्स फॉर द डिजायर, for the principle of desire. We are designing it for the human, for their comfort. And then these designers like Raymond Loewy, etc., Henry Dreyfuss, etc., they were making things uh, which would last. You could own them for your life. They were such good designs. Concept of care was focused towards the industry, then it shifted to the human being, and then from there it shifted to humanity. Universal design का आया। अब वो मल्टीनेशनल्स आ गए हैं तो दे आर थिंकिंग ऑफ कम्युनिटी, भाई इंडिया के लिए कैसा डिजाइन होना चाहिए। एंड ये सस्टेनेबिलिटी का जो आ रहा है इसमें वी आर फोकसिंग नॉट ओनली ऑन द ह्यूमन बीइंग बट वी आर आल्सो टॉकिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज that care is important.
and the concept of care is growing. क्रिएटिविटी हमेशा रहा है. अभी हम हमारे करिकुलम में भी देखोगे, इंडिया के डिजाइन करिकुलम में देखोगे, schools and colleges, the institute, design institutes, that there are many courses there to cultivate your creativity, to develop your creativity. But there is hardly any course which consciously cultivates your care, feelings of care. It's not that design में नहीं है care, है. Creativity explicit है, care जो है वो implicit है. करेक्ट. हम जब जूरी जो है गाइड करती है या कोई टीचर भी स्टूडेंट को गाइड करता है तो उसको केयर का डायमेंशन में पुश करता है. क्रिएटिविटी हमने उसको सिखा दी, डेवलप करता करा, मगर हम कहते हैं अच्छा भाई इसके बारे में भी देखो. दिस इज वेयर द चेंजेस आर गोइंग टू कम, एंड दिस इज वेयर द चेंजेस आर कमिंग. हमेशा ये रहेगा. जो भी डिजाइनर हो, क्योंकि हमने इम्प्लिसिटली उसको बताया द इम्पोर्टेंस ऑफ केयर, ही इज ऑलवेज कंसर्न दैट यस, डिजाइनर शुड मेक एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, एंड he is very much touched if there is a problem which could have been solved but nobody is solving. So हम सब डिजाइनर्स की इच्छा रहती है कि कुछ मैं डिसेबल्ड के लिए करूँ, कुछ ब्लाइंड के लिए करूँ, कुछ गरीब के लिए करूँ, एंड कोई छोटे लेवल के क्या कहेंगे, आर्टिजन है, मैकेनिक है, रोड वेंडर है, सड़क पर दुकान है छोटी सी, उसके लिए क्या कर सकते हैं. तो सब में इच्छा है और वो इच्छा को हमको कॉन्शियसली कल्टीवेट करना है. और जो डिजाइन प्रोसेस है इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. वो यूनिवर्सल डिजाइन में दे टॉक्ड ऑफ द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन. नॉट इट वाज लाइक ए चेकलिस्ट that your design must satisfy these 7 principles. Okay. Now, what will happen is that when we are talking of environment, we are talking of ecology, we are talking of sustainability, we will talk of Shushti principles. So, design is going to become more challenging, more complex, and the demand for intelligent people joining the design profession will increase. This is समय the brains are going into joint entrance examination. I see that shift happening, but the design education has to evolve, and this is where the artificial intelligence will help, will assist the individual designer to handle complex problems. Perfect, sir. So, to sum it up, design more than problem solving, it is a weaving between sympathy and empathy. उन दोनों की भावनाओं पर, उन दोनों के स्तंभों पर डिजाइन खड़ा है कि आपके अंदर भावना और एम्पैथी दोनों होनी चाहिए, तभी आप. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. और देखो क्या है ना, डिजाइन इज टू फैसिलिटेट द जर्नी ऑफ ए ह्यूमन बी. वही वो ट्रेडिशनल डिजाइन में सोच रहा था और उसने कहा कि भाई जर्नी जो है वो मोक्ष है. अब इस समय हमको फिर से डिफाइन करना है कि भाई मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या जर्नी मोक्ष है कि कुछ और भी है. अगर कुछ और भी है तो वो जर्नी को हमको फैसिलिटेट करना. ऑलराइट सर, सो हम इंडियन डिजाइन स्कूल पे वापस आते हैं. डिजाइन कॉलेजेस को, करिकुलम को आप कैसे एनालाइज करते हैं? आपके नज़र में डिजाइन करिकुलम में कौन-कौन सी चीजें होनी जरूरी हैं? जैसे मैंने कहा कि बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, तो उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं. मटेरियल ओरिएंटेड भी आ जाती है और फीलिंग्स, इमोशन ये भी आ जाती है. वेलबींग ऑफ पीपल आ जाती है, वेलबींग ऑफ प्लैनेट आ जाती है. ये जो केयर वाला एलिमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है.
हाँ, जहाँ तक ये बात होती है कि भई स्केचिंग है, ड्राइंग है, कैड मॉडलिंग है, हाँ, ये तो होने ही चाहिए। दीज़ आर टूल्स ऑफ एक्सप्रेशन। अ, बट मैं ये ज़रूर फ़ील करता हूँ दैट लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग वीसी विजुअल कम्युनिकेशन की बात करते थे। अ, आईटी बॉम्बे में जब प्रोग्राम चालू हुआ, उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन। This will evolve towards communication design and it will evolve towards designing for the digital. अब हमारा जनरेशन जो था, जब हम लोगो डिजाइन करते थे तो हम देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे छपेगा। आजकल ब्लैक एंड व्हाइट में छापने का कोई मीनिंग ही नहीं है। Correct. आज पहले हम सोचते थे कि वो विजिटिंग कार्ड पर आएगा और छोटा सा बनेगा, you know, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फ्लैट होने का भी कोई मतलब नहीं है। डिजिटल एज में हम उसको थ्री डिमेंशनल बना लेते हैं। हम फ्लैट व्यू बना देते हैं, हम उसको घुमा देते हैं, कुछ कर देते हैं। सो मूविंग इमेज हैज बिकम स्टैंडर्ड, थ्री डिमेंशनल एमपी हैज बिकम स्टैंडर्ड। तो जब हम कम्युनिकेशन डिजाइन की बात करते हैं तो हम खाली विजुअल की नहीं बात करेंगे, हम सारे सेंसेस की बात करेंगे। एंड दिस एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ virtual reality, augmented reality, mixed reality. So we are talking of experience design. Now, experience is what you get through all your senses. So experience design would mean designing inputs for all the senses. Correct. ऐसी इंडस्ट्रियल डिजाइन एकदम चेंज होएगा। इंडस्ट्रियल डिजाइन में पहले हम क्या करते थे, हम कहते थे इट शुड लुक एस्थेटिक। When we said it should look aesthetic, back of our mind was that at the point of sale, it should be aesthetic. At the point of sale. Now we will talk of aesthetics for the entire life. It should be so interesting, और जैसे करते हैं ना क्लासिकल डिजाइन। अब वो यूरोपियन गाड़ियां आप देखेंगे और अब वो ही उस तरह की गाड़ियां आप देखिए वहां से आ रही हैं, हुंडई से आ रही हैं, उनके डिजाइन में फर्क है। वो यूरोपियन डिजाइन जो है वो क्लासिकल है, लाइफ लॉ टाइप। ऑलराइट सर, इससे एक लिंक मेरे दिमाग में ये सवाल आया दैट आपने टेक्नोलॉजी में जैसा शिफ्ट होते हुए देखा होगा, शायद ही किसी ने देखा है। मतलब पेजर से एआई तक के ज़माना आपने पूरी अच्छे तरीके से देखा है। आजकल लोग एआई से डर रहे हैं कि वो जॉब्स खा जाएगा, क्रिएटिविटी को अफ़ेक्ट करेगा। क्या ये सभी बड़े टेक चेंजेस में हुआ है या ये इम्पैक्ट अलग है? और आप एआई रिवॉल्यूशन को डिज़ाइन एजुकेशन में कैसे देखते हैं? देखिए, हम डरने की कोई बात नहीं। एआई will only bring about growth in many directions. हाँ, कुछ लोगों का होएगा ज़रूर। अगर कोई सोचता है कि वो एक स्केच बनाता है, एक रेंडरिंग करता है, उसकी वजह से वो डिज़ाइनर है। हाँ, तो हो सकता है। हुँ, मगर फिर उसके रेंडरिंग के बिहाइंड कुछ मीनिंग है। And this designer has been able to imbibe that meaning, then there is no fear of AI. तो मैं नहीं सोचता हूँ कि भई एआई की वजह से कोई खतरा है। अ, मैं सोचता हूँ कि बहुत पोटेंशियलिटी है, इससे बहुत ग्रोथ होएगी और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। दूसरा क्या है कि भई जो प्रेज़ेंटली हम एआई में देखते हैं पोटेंशियल, उतनी तो पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग्स में है ही। ये तो हम उसको टैप नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। मतलब आप ये देखो कि भई रामायण किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी ना। एक व्यक्ति था, पूरी की पूरी रामायण लिखी ना उसने। एक नई भाषा में लिखी।
एक नई शैली में लिखी उसको, जो कि पहले नहीं थी। तो कौन सा एआई था उसके पास? तो ह्यूमन माइंड की जो पोटेंशियल है वो इमेंस है, तो हम टैप नहीं कर रहे हैं। एंड आवर एफर्ट शुड बी टू tap that potential. And if we tap that, then we can tap the potential of AI much more. अब हम चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स से हमने आईआईटी के बारे में बात किया, क्वेश्चंस के बारे में बात किया, हम थोड़ा एक चुनाव के प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, सो दैट इट सम्स आवर कन्वर्सेशन सम्स इट्स अप कि आईआईटी डिजाइन एंट्रेंस का नाम यूसीड है। एंड सर, आपने हर साल के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न्स तो देखे ही होंगे। अगर कोई यूसीड क्रैक करना चाहता है, उनको किन किन आयामों पर काम करना चाहिए, और यूसीड किन मामलों में जजमेंट करता है एक स्टूडेंट के अंदर? विजुअल थिंकिंग पर करता है काफी। सो मैं सोचता हूँ कि अगर बच्चे की स्केचिंग आप इम्प्रूव करो, स्केचिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड स्केचिंग थ्रू इमेजिनेशन, तो बाकी सारे क्वेश्चंस आंसर करने में उसको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर एक चीज हम कहेंगे भाई क्या स्किल हमको डेवलप करनी चाहिए, तो ये करनी चाहिए। इससे ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी, और ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने लगता है, लोगों का बिहेवियर भी ऑब्जर्व करने लगता है। सो बिकमिंग अवेयर ऑफ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग एंड being able to assess what we are observing and being able to see the pain points in that observation. This is what leads to becoming a designer. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ऑलराइट सर, सो आखिरी सवाल, उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चंस बच्चों के भी ले लेंगे। दैट आप डिज़ाइन के अगले 10 साल कैसे देखते हो? काफ़ी ग्रोथ होगी, और सस्टेनेबिलिटी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये सस्टेनेबिलिटी व्यू पॉइंट से एवरी प्रोडक्ट विल बी रीडिजाइन इन द नेक्स्ट 10 years. Every product will be redesigned and will be different from what it is today. Other thing is that अब देखो इसमें भी क्या चेंजेस आएंगे। अब देखो आजकल मैं सस्टेनेबिलिटी पर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, खाली हम लोग यही चीज देख रहे थे, हम इसी चीज पर डिस्कस कर रहे थे कि भाई एनीथिंग दैट वी हैव टुडे विल वन डे बिकम ए वेस्ट, whether it will become a waste after 6 hours as happens with the green waste from our vegetable cutting, or something will become waste after 50 years, or becomes waste when I die, and all the things that I have put together, nobody is bothered about it, nobody can handle it because they have also accumulated a lot of things, and so it can be given away to kabadi. ये वेस्ट होता क्या? It is just that we are not desiring it as much. Main problem कहाँ पर है? If we don't desire it, we start ill-treating it. अब आप कहोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे चाय का एक डिस्पोजेबल कप रहता है ना, before I have drunk the tea, it is something to be desired, something beautiful, and lot of effort goes into making a good double layered disposable cup. I drink the coffee or tea from it, and then I throw it away. Now my attitude has suddenly changed in 5 minutes. Something which was placed properly on the table is now thrown into a bin, and it is thrown so mercilessly
that the person who has to collect it finds it a difficulty collecting it. It's a mess. ये एक एटीट्यूड गलत आ गई, वो बहुत सेल्फिश एटीट्यूड है. आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, एंड आई डोंट लाइक इट, देन इट इज नो गुड, आउट ऑफ माई साइट. और जब हम उस दिन में 100 कप्स डाल देते हैं इन ए फ्लटर्ड वे, it is very difficult to handle it. If only we could stack them in the bin itself, I could store more in that bin. So I'm taking up space where it is not necessary to take up space and cluttering it up. So we have to really rethink our attitude towards our built environment. परफेक्ट सर, परफेक्ट. सो अंत में सर मैं यही आपको बोलना चाहूँगा दैट भारत के इतिहास में बहुत से ऐसे बदलाव हुए हैं शिक्षा की प्रणाली में, पढ़ाई की प्रणाली में. जब हमें गुरु द्रोणाचार्य अलग-अलग वेशभूषाओं में मिलते हैं. आज के द्रोणाचार्य शर्ट पैंट पहन के घूमते हैं, वो भी इतने ही सेल्फलेस होके काम कर रहे हैं. और सर मुझे लगता है आप भी उनमें से एक हैं. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया है. आपने आईआईटी के थ्रू जो हम लोगों तक जो रास्ते खोले, वो नहीं संभव हो पाता जब आपने एफर्ट नहीं डाला होता. तब शायद जब हम 1 साल या 2 साल या 3 साल के रहे होंगे, जब हम होश संभाल रहे होंगे, तब आप विज़न देख रहे थे. बीइंग अ विज़नरी इज़ अ ह्यूज चैलेंज और इसके बारे में जितनी सराहना की जाए उतना कम है. थैंक यू सो मच ललित सर. थैंक यू सो It's my pleasure to be here with you, and thanks for having me here, uh, and tell you whatever I have achieved, whatever I am achieving and delivering, it's all credit goes to the Indian society and culture and to my teachers and people like you who take me and present it. तो बिल्कुल सर. इट विल बी आवर ऑनर कि हम आपसे बात कर पाए हैं, आपसे एक्सपीरियंसेस ले पाए हैं, हमारे बच्चे आपसे सीख पाए हैं. और आपने जो बात बोली है ये बेहद सही बात है कि ऐसी ही बातचीत क्लासरूम तक पहुंचनी चाहिए. और हम कोशिश करेंगे कि ये हर एक बातें जो हम कर रहे हैं, हर एक चीज़ क्लासरूम तक पहुंच पाए और जितना आगे जा सकता है उतना जाएगा. थैंक यू सो मच. okay, I've been using too much of Hindi in between and it's spread. So इट्स कंप्लीटली फाइन. अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कैप्शंस ऑन करके देखे, थोड़ी तो मेहनत कर लें. अगर मुझे फल खाना है और पेड़ भी नहीं चढ़ना, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं. पेड़ नहीं झुकता, आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है. यही जीवन का सत्य है, यही जीवन की कहानी है. जब हम और आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो लोग सबटाइटल तो ऑन कर ही सकते हैं. थैंक सो मच. मच सर, थैंक